नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है एक बुजुर्ग दंपत्ति की। वो बुजुर्ग दंपत्ति जिनके बच्चे विदेश में सेटल हो चुके थे। शांता जी और दीनानाथ जी के दो लड़के थे। दोनों ही लड़कों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अच्छी नौकरियां मिलते ही अच्छे पैकेज के लालच में दोनों ही बच्चे विदेश में सेटल हो गए। अब शांता जी और दीनानाथ जी अकेले रह गए। अब वो अपना टाइम बिताने के लिए क्या करें। शांता जी और भुवनेश्वर जी के एक बार दिवाली पर वृद्धाश्रम गए, तब वहां पर शांता जी को वहां अपनी सहेली कांता दिखाई दी, जिन्हें उनके इकलौते बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। अपनी सहेली को वृद्धाश्रम में देखकर वो हैरान हो गई। कुछ समय बाद शांता जी को पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है और वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। तब दोनों सहेलियों ने एक दूसरे से वादा लिया कि कांता, मेरे जाने के बाद आप दीनानाथ जी का पूरा ध्यान रखेंगी। मेरी यह आखिरी इच्छा समझकर इसे जरूर पूरा करना। पर आप और एक आप ही हैं जो अकेलेपन का और साथी बिछड़ने का दुख जानती है। शांता, तू तो जानती है कि सब लोग क्या कहेंगे, लेकिन शांता जी ने कांता की एक ना सुनी। जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन बुढ़ापे में हमें सबसे ज्यादा एक साथी के सहारे की जरूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातें, अपने मन की हर बात साझा कर सके। क्योंकि बुढ़ापे में हम हर चीज से मुक्त हो चुके होते हैं। हमारी सारी जिम्मेवारियां समाज और परिवार के प्रति कंप्लीट हो चुकी होती हैं। तभी हमें समाज भी और परिवार भी बोझ समझने लगता है, जिस पर मैं आंख बंद कर भरोसा कर सकती हूँ। कांता, एक बस तू ही है। तू मेरे पति का पूरा ख्याल रखना, मेरे जीवन साथी का। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यहीं तक हमारा साथ लिखा था, लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह अपना साथ हरदम निभाना वादा कर मुझसे, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांता ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा तो ले लिया। अब कांता जी ने भी अपनी शांता सहेली को वादा दिया। अब वो कुछ दिन तो अच्छे से चलता रहा। बस शांता जी ने जिद की और कांता जी को अपने घर ले आई, ताकि वो भी दीनानाथ जी की कुछ आदतें, कुछ उनकी पसंद उसे बता सके। बच्चे तो वैसे ही अपने विदेश में सेटल थे। यह सोचकर कांता जी को घर पर ले आई और कहा, देख कांता, अब तू इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैंने तो कभी बच्चों से कोई उम्मीद रखी ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी नहीं आते हैं। जब से वो गए हैं तब से कभी नहीं आए हैं। वहीं पर शादी कर ली, सब कुछ वहीं रचा बसा लिया उन्होंने। उनकी दुनिया अब विदेश है। लेकिन तू मेरे पति को अकेला मत छोड़ना। और हुआ भी वही। शांता जी ब्लड कैंसर की मरीज थी। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन बच्चे तब भी नहीं आए। अब कांता जी ही दीनानाथ जी का पूरा ध्यान रखती। लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे आए। इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे बहू। शांता जी उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी कांता जी। एक दिन सुबह छोटी बहू ने व्यंग मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी, मैं कमरे में जाकर चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वे दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। कुछ समझी आप? बड़ी बहू सुनकर मुस्कुराई। उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने? साथ साथ? हाँ भाभी, दोनों लैला मजनू साथ में ही चाय पीते हैं। सुबह की चाय वो साथ ही पीते हैं। ऐसा है कि तू चाय लेकर मत जा। नहीं नहीं भाभी, चाय तो मुझे देकर आनी होगी। सासू माँ जो एक और नई सासू हमारे सर पर बैठा कर गई है, और माँ जी ने अपने बचपन के दोस्त से ये कैसा वादा ले लिया, और बाबूजी की सेवा में का तो एक बहाना है। ये तो इस उम्र में भी रंग रलियां मना रहे हैं। बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए। हम बुढ़ापे में दोनों लोग सठ्या गए हैं। सब राम नाम जपने की उम्र है, और ये लोग
रोमियो जूलियट वाले जोड़े के मिजाज है। अरे अब यह सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाए कौन? पूरे समाज में थू थू करवा रखी है। अब इनको कौन समझाए? अमेरिका नहीं है, यह भारत है। आंटी ने इसी खराब चरित्र के वजह से ही तो इसके बेटे बहू ने इनको घर से बाहर निकाल दिया होगा। मैं चाय देकर आती हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय की ट्रे लेकर शांता जी की बड़ी बहू कमरे की बालकोनी में पहुंची। वहां पर देखा कि कांता जी चेयर पर बैठी हुई है। शांता जी की जगह उसी चेयर पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा ससुर जी वहां नहीं थे। आंटी जी, बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वो तो यहाँ है नहीं। तभी दीनानाथ जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यहीं रख दो। कांता जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ससुर जी ने बहू के सामने ही पूछा। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी कहकर कमरे के बाहर निकल गई और चाय वहीं पर रख दी। आपने रात को दवा क्यों नहीं खाई? अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी दीनानाथ जी की नजर दोनों बेटों की तरफ गई, जो उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। तभी वहां कांता जी टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए आई। आंटी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? कांता जी सकपकाई। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर आखिर क्या हुआ बेटा, और वो क्या जवाब दे? तभी दीनानाथ ने कहा, बहू ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन से तरीके से बात की जाती है, आप ही बता दीजिए पापा जी। बड़े बेटे ने गुस्से से बोला। दोस्ती के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए इस उम्र में आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। बेटों की निगाहें और बहुओं की कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कांता जी ने कहा। गुस्से में दांतों को पीसते हुए, हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए छोटे बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का ये दोस्ती वाला नाटक हमारे घर में? और जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक और कैसा रिश्ता? सब आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बड़ी बहू, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। अपनी उम्र का हमें कहने में शर्म आ रही है और आपको ये करने में शर्म नहीं आती? बेटे बहुओं के प्रश्नों के तीर एक के बाद एक दीनानाथ पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरे प्रश्न का तीर हर बार पहले तीर से ज्यादा घातक था। आज दीनानाथ और कांता जी के लिए ऐसे प्रश्नों की तीखी चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्लाकर एक साथ बोला, कान खोलकर सुन लो आप दोनों, हम सब आज आखिरी बार प्यार से बोल रहे हैं। अपने कदम रोक लीजिए, और अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई तो हमें दूसरा भी तरीका आता है समझाने का, हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देखकर चुपचाप बैठे भुवनेश्वर जी आज गुस्से से बोल पड़े, चीखो मत, तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे नहीं, इसलिए तमीज से बात करना। आखिर क्या समझा है? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर बात निकली है तो पूरी भी होनी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किसके साथ और कैसे रहना है? बहुओं ने चिल्लाते हुए कहा। तो साफ साफ सुनिए, आंटी को बोलिए हमारा घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बनी रहने दीजिए। इनकी वजह से तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सासू मां को इनकी यहाँ लेकर आई थी, अब वह रही नहीं उनकी सहेली, तो ये अब हमारे घर से चली जाए। तभी बड़े बेटे ने कहा, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर नहीं है तो आप भी इनके साथ जा सकते हैं, वैसे भी इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते ही कांता जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। दीनानाथ जी ने कांता जी के आंसू देखे। कितना साथ दिया है बेचारी ने मेरा, एक पवित्र रिश्ता है हमारा दोस्ती का, और बच्चों की इस बदतमीजी को वो माफ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, घर तुम नहीं बेच सकते,
हाँ, मैं ये घर तुम्हें एक शर्त पर दे सकता हूँ। अगर तुम कांता जी को अपनी सास की तरह ही आत्मसम्मान के साथ रखे, यह हमारे सम्मान की बात है, तो यह घर तुम्हें दे सकता हूँ, वरना तुम क्या बेचोगे? यह घर तो मैं बेचकर या फिर अनाथ आश्रम बना दूंगा, यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह बात सुनकर बहू बेटों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा ना था कि जो बाबूजी इतना प्यार करते हैं वो अब ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, समाज मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम तो इस लायक भी नहीं थे कि अपनी माँ के अंतिम समय में उसके साथ हो। बताओ, तुम तो उसके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आए। वो तुम्हारी राह देखती रही, लेकिन तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें फुर्सत ही नहीं थी। और अब तुम 2-4 दिन की छुट्टियों के लिए आए हो और कह रहे हो मैं आपका घर बेच देंगे। नहीं बेच सकते। अगर आप रहना है तो रहो, यह घर मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। बेटे बहू ऐसा फैसला सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वो जानते थे कि बाबूजी अपनी जिद पर अड़ गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बस अगले दिन से ही सब कुछ बदल गया, उनको अपनी जगह समझ में आ गई। तो दोस्तों, अगर माँ बाप भी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों को उनकी ममता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।